आ रही है, आ रही है। जी जी जी, नमस्कार। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, मॉडरेटर एवं अन्य गेस्ट ऑफ ऑनर, अन्य विषय विशेषज्ञ, सभी का मैं सहकार भारती की ओर से स्वागत करती हूँ। आज के इस विशेष दिन पर जितने भी हमारी सशक्त महिला सहकारिता से जुड़ी लीडर्स हैं, उनका भी मैं यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। निश्चित रूप से हमारा देश स्त्रियों की जो पूजा करता है, हम अपनी धरती माँ को हम भारत माता के रूप में उच्चारित करते हैं, ऐसे देश के हम वासी हैं। तो इस हिसाब से भी आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत ही पूजनीय है, क्योंकि ये कोई विशेष आज के दिन ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में रचा बसा है स्त्री का सम्मान करना। ठीक इसी तरह मैं कहना चाहूंगी कि सहकार भारती में काम करते हुए हमने ये सीखा है कि सहकारिता भारत की संस्कृति का एक मूल अंग है। सहकारिता के लिए भारतीय व्यक्ति को, भारतीय मूल के व्यक्ति को किसी प्रकार से कुछ विशेष तौर पर बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो परिवार से जन्म से लेकर मृत्यु तक हम देखते हैं कि हमारे सारे रीति रिवाज, हमारे सारे रिचुअल्स जो होते हैं, वो एक आपसी सहकारिता के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार से एक हम कहेंगे कि स्वयमेव हमें आत्मसात करने वाला गुण मिलता है, और वो है सहकारिता, जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक मूल गुण है। बावजूद इसके भी सहकारिता के क्षेत्र में काम करने के लिए, व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए, सहकारिता के अंतर्गत जितने भी कानून हैं उनको जानने के लिए, इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और एक सहकारिता में काम करने वाले व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों को जानने के लिए हमको प्रशिक्षणों की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। सहकार भारती संस्था के द्वारा मैं आपको बता दूं कि आज पूरे देश भर के 27 प्रदेशों के 600 जिलों में कार्य किया जा रहा है, और हजारों की संख्या में हमारे साथ, लाखों की संख्या में हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। और इसके लिए हमको सबसे पहले जो मूल मंत्र सहकार भारती में मिलता है, वो है बिना संस्कार नहीं सहकार। आपने कई बार सुना होगा कई कार्यक्रमों में, बिना संस्कार नहीं सहकार। तो यह जो बिना संस्कार नहीं सहकार का जो घोष वाक्य, जो मूल वाक्य लेकर हम चलते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि अगर हमारे अंदर आपसी सद्भाव और सहकारिता के संस्कार होंगे, तभी हम जितने प्रकार की योजनाएं, जितने प्रकार की सुविधाएं समाज के लिए हमें उपलब्ध हैं, उनका उपयोग कर हम समाज को इससे लाभान्वित कर पाएंगे। तो इस संस्कार को इन हमारे कार्यकर्ताओं में डेवलप करने के लिए, इस संस्कार को इनके अंदर प्रत्यारोपित करने के लिए, हमारे सहकार भारती की ओर से मैं आपको बता दूं कि प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक, और कहीं कहीं तो अब पंचायत स्तर तक हमारी कमेटियां बन चुकी हैं। पूरे 27 प्रदेशों में हम देखेंगे तो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होता है। इस प्रदेश कार्यकारिणी में हमारे लगभग 20-21 प्रकोष्ठ है। इन सेल के द्वारा, इन प्रकोष्ठों के द्वारा हम बहुत बारीकी से, बहुत माइक्रो लेवल पर हर विषय पर हम काम करते हैं। बुनकर पर काम करते हैं, फिशरीज पर काम करते हैं, हम पैक्स के साथ काम करते हैं, हम बैंकिंग में काम करते हैं, हम हाउसिंग में काम करते हैं, हम हस्तशिल्प पर काम करते हैं, हम हेल्थ कोऑपरेटिव पर काम करते हैं। और इसके साथ साथ आज वर्तमान समय में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ भी सहकार भारती का बहुत अच्छा ताना बाना है, बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो आप देखिए कि इस प्रकार से सहकार भारती ने आज देश की सहकारिता के जितने भी प्रकार हैं, सारी सहकारिताओं के साथ अपनी पैठ बनाई है, अपना स्थान बनाया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सहकार भारती के जो हमारे प्रेरणा पुरुष रहे, श्रद्धेय लक्ष्मण राव इनामदार जी, इनकी प्रेरणा से सहकार भारती ने अपना काम आरंभ किया। और इस कार्य में जो प्रेरणा थी वो यही थी कि हर कदम, हर डगर सहकारिता की ओर, इस प्रकार से हमें काम करना चाहिए। और इस मोटिव को लेकर, इस उद्देश्य को लेकर हम काम करते हैं कि जहां भी, जिस जगह भी हो, हम सहकारिता के साथ काम करें।
सहकार भारती के अगर हम लक्ष्य और उद्देश्यों की बात करें, तो सहकार आंदोलन के लाभ समाज को क्या है, इससे समाज को अवगत कराना, ये हमारा उद्देश्य है। इसके साथ ही लोगों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील तथा प्राथमिक स्तर पर विविध प्रकार की सहकारी संस्था की स्थापना करने के लिए जितने प्रकार की भी उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, वो सारे सपोर्ट सहकार भारती के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जाते हैं। अगर मान लीजिए उनको कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना है, इसके फॉर्म्स कहाँ से उपलब्ध होंगे, आजकल तो ऑनलाइन इसके हम फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहे हैं देश में। तो इसके लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं की दक्षता वृद्धि की जाती है। और हमारे जितने भी सहकार भारती के ये जो पदाधिकारी हैं, ये जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, अपने दायित्व बोध के साथ हम काम करते हैं और हमें इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अभ्यास वर्ग। विभिन्न अभ्यास वर्गों के माध्यम से सहकार भारती में विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण होते हैं। राष्ट्रीय स्तर के अभ्यास वर्ग होते हैं, प्रदेश स्तर के अभ्यास वर्ग होते हैं, जिला स्तर के अभ्यास वर्ग होते हैं, और इसके अलावा हमारे जो प्रकोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ सह भी हमारे अभ्यास वर्ग होते हैं। इन प्रकोष्ठों में हम केवल और केवल अपने प्रकोष्ठ यानी कि अपने ही विषय पर गूढ़ता से चिंतन करेंगे, विषय विशेषज्ञों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में ज्योतिन्द्र भाई मेहता, सतीश जी मराठे, डॉक्टर उदय जोशी, डॉक्टर डी.एन. ठाकुर, रमेश वैद्य, इतने श्री सुभाष मांडगे, इस प्रकार के ऐसे मूर्धन्य सहकारिता की हस्तियां हमारे साथ हैं, जो हम सबको सहकारिता के एक एक स्टेप के बारे में प्रशिक्षण देते हैं, हमें जानकारी देते हैं। यदि दुग्ध प्रकोष्ठ का प्रशिक्षण हो रहा है, तो दुग्ध प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रमुख उनकी पूरी टीम पूरे प्रदेश के साथ संपर्क करती है और सारे प्रदेशों से दुग्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्र में काम करने वाली दुग्ध समितियों की महिलाओं से, दुग्ध समिति के अन्य मेंबर्स से संपर्क करके उनका निश्चित किया जाता है इनका प्रशिक्षण कहाँ होगा, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, इनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमको किन किन विषयों पर ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि विभिन्न चरणों में हमारे सहकार भारती की ओर से इस पर हमको प्रशिक्षण मिलता है। विद्यमान सहकारी संस्थाओं को उनकी समस्याओं को सुलझाने में और उनके मुश्किलों के लिए उनको मार्गदर्शन करने के लिए भी सहकार भारती की ओर से मदद दी जाती है। आपने बीच में देखा होगा बहुत सी ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं जिनमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ऐसी बहुत सी कोऑपरेटिव बैंक्स थी जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, उनको दूर करने के लिए भी सहकार भारती के हमारे वरिष्ठ जनों ने मध्यस्थता की और इसको दूर करने के लिए पूरे प्रयास और जो भी हम सर जी फाइल्स की आवाज आ रही है आप। जी धन्यवाद। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि जितनी भी प्रकार की सहकारी संस्थाएं, बैंक, सोसाइटीज, इनमें अगर किसी प्रकार की उनकी स्थापना, उनकी प्रगति या उनके संचालन को लेकर किसी प्रकार की भी समस्या आती है, तो सहकार भारती की ओर से उनको परामर्श और मार्गदर्शन दिया जाता है। और इसके लिए सहकारिता विभाग, राज्य, केंद्र शासन, रिजर्व बैंक और ऐसी राज्य या केंद्र सरकार की अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए भी सहकार भारती के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कर तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न चरणों पर दिए गए कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रशिक्षणों का लाभ सहकार भारती में सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है और विशेष तौर पर महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। विविध क्षेत्र में विशेषकर सामाजिक, आर्थिक तथा सहकार क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी सहकार भारती करता है और सहकार भारती ने ऐसे अनुसंधानों का दायित्व भी लिया है जिसके माध्यम से किस प्रकार की फाइंडिंग्स हैं उसको केंद्र सरकार से अवगत भी कराया है। व्यक्ति, संस्था तथा सहकारी संस्थाओं की तकनीकी आर्थिक सेवा प्रदान करना, ये भी हमारा एक लक्ष्य और उद्देश्य है।
कि किस प्रकार से हम सहकारी संस्थाओं को तकनीकी आर्थिक सेवा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को के संचालन के लिए एक तकनीकी आर्थिक सेवा प्रदाता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसमें आज सहकार भारती अपनी महती भूमिका निभा रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमको केरल में देखने को मिलता है। केरल में आज हम देखेंगे तो अक्षयश्री मॉडल के माध्यम से हमारे जो सहकार भारती के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 10,000 से ज्यादा स्व सहायता समूह की महिलाओं को सहकारिता से जोड़कर, सहकारी समिति से जोड़कर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है। और इस अक्षयश्री मॉडल के माध्यम से आज वहां पे समृद्धि स्टोर्स का संचालन हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर रही हैं, जिसमें सहकारी समिति से जुड़ी हुई महिला उद्यमियों के द्वारा तैयार गए प्रोडक्ट्स को रखा जाता है। इस समृद्धि स्टोर में अन्य ऐसे भी आवश्यक वस्तुएं रखी जाती हैं जो आसपास के लोगों को उपलब्ध हो सके। तो रिमोट एरिया में भी हमारे ये समृद्धि स्टोर्स काम कर रहे हैं। तो तकनीकी आर्थिक सेवा का भी हम मार्गदर्शन करते हैं। ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सर्वेक्षण करना, अभ्यास करना, ऐसे प्रकल्पों को सहायता करना। अभी वर्तमान समय में जो वन धन केंद्र चल रहे हैं, इन वन धन केंद्रों का सर्वेक्षण करना, इन वन धन केंद्रों में काम कर रही जनजातीय महिलाओं की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको किस प्रकार की सहायता चाहिए, इसके लिए भी हमारी सहकार भारती की ओर से सहयोग किया जा रहा है। सहकार भारती के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न शाखाएं हमारी, विभिन्न ब्रांचेस हमारी अनेक राज्यों में कार्य कर रही हैं। पिछड़े क्षेत्र लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सहकार के माध्यम से सुधार हो, इस हेतु सहकार भारती कटिबद्ध है। अगर हम सहकार भारती की गतिविधियों की ओर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के सेमिनार, वार्तालाप, सभा, शिविर, व्याख्यान आदि के आयोजन के द्वारा सहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और जानकारी देना यह हमारा विशेष काम है। इसके लिए विभिन्न यूनिवर्सिटीज के साथ भी संयुक्त तत्वावधान में हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विभिन्न सहकारिता के प्रशिक्षण केंद्रों से जुड़कर भी हम अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण आयोजित करवाते हैं। सहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और जानकारी देना, साथ ही लेख, नियमित कालीन रिपोर्ट, पुस्तक छपवाना, प्रकाशित करना तथा वितरित करना। सहकार सुगंध एक हमारी ऐसी मासिक पत्रिका है जो निर्बाध गति से चल रही है। कोविड के समय भी हमारी यह जो सहकार सुगंध पत्रिका है, ये हमें ऑनलाइन प्राप्त होती रही। इसके माध्यम से पूरे विश्व स्तर पर सहकारिता जगत में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या गतिविधियां हो रही हैं, इसकी जानकारी एक एक कार्यकर्ता को उनके घर तक प्राप्त होती है। विभिन्न लेखों के माध्यम से हमको विभिन्न प्रकार के लेख के लिए भी हमको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, हमको तथ्य दिए जाते हैं, हमें विषय दिया जाता है। इस प्रकार से कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। फिल्म, फोटोग्राफ, पोस्टर तैयार करना, यह भी हमारे सहकार भारती के अंतर्गत कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। और जब भी हमारे अधिवेशन होते हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, तब हमारी भव्य प्रदर्शनियों के माध्यम से हम इनका प्रदर्शन करते हैं, ताकि आने वाले लोगों को प्रेरणा मिल सके, जानकारी मिल सके कि देश भर में कितने सहकारिता के वृहद स्तर पर काम चल रहे हैं। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक और सहकार क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता अनुसार उन्हें समर्थ बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण वाली संस्थाओं का निर्माण भी सहकार भारती की ओर से किया जा रहा है। ऐसी बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन किया गया है जो सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से यह जो आज के समय की मांग है कि जिस प्रकार से हमारा विचार है, जो हमने एक लक्ष्य लिया है कि सहकारिता से समृद्धि की ओर हमारे प्रधानमंत्री महोदय के सपने को, उनके स्वप्न को हमको साकार करने के लिए कदम आगे बढ़ाना है। तो इस क्षेत्र में यदि हमें आगे बढ़ना है तो बहुत प्रकार की, विभिन्न प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निर्माण की आवश्यकता होगी। और इनका निर्माण कैसे किया जाए, इसका क्या नीड बेस्ड असेसमेंट किया जाए और कहाँ किस प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी की मांग है, उसके आधार पर सोसाइटीज के निर्माण के लिए कार्य सहकार भारती करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि विविध प्रकोष्ठ, शाखाएं, कार्यालय निर्माण करके तकनीकी आर्थिक सेवा प्रदान करने हेतु प्रकल्प सर्वेक्षण और अनुसंधान करना, यह भी हमारी गतिविधि में आता है। सहकार भारती की गतिविधियां चलाने के लिए सभी समविचारी संस्थाओं,
व्यक्तियों की समान गतिविधियों के लिए हम जो है उनको जितना भी हो सकता है वो सहयोग करते हैं, और वो सब आपस में मिलकर, चूंकि समविचारी संस्थाएं हैं, मान लीजिए और भी आर्थिक क्षेत्र की दूसरी संस्थाएं हैं, हम सब मिलकर समन्वय के साथ काम करते हैं। इसके साथ ही अगर हम प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा करेंगे तो डिपॉजिट इंश्योरेंस में की सीमा में बढ़ोतरी के लिए सभी बैंकों के डिपॉजिटर्स को बैंक बंद होने पर केवल 1 लाख रुपए की राशि जमा बीमा के रूप में प्राप्त होती थी। सहकार भारती के प्रयासों के कारण जमा राशि की अधिकतम सीमा रुपए 5 लाख तक बढ़ाई गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि सहकार भारती के माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र में हुई है। इसके साथ ही सहकारी समितियों को अपनी आय पर 30% आयकर इनकम टैक्स भरना पड़ता था। सहकार भारती के निरंतर प्रयासों से अब आयकर घटाकर 30% से 22% तक किया गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर रिजर्व बैंक तथा सहकारिता क्षेत्र का नियंत्रण होता था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में यथोचित संशोधन करने की मांग को स्वीकृत करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर नियंत्रण करने का संपूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक को देने हेतु बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन किया गया। इसके साथ ही बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत सभी सहकारी समितियों को देश के वित्त सेवा विभाग के द्वारा हैंड होल्डिंग समर्थन देने की केंद्र सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है, इसमें भी सहकार भारती की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुराज्यीय सहकारी समितियों को कारोबार उनका सुगमता से चले, इसके लिए भी सहकार भारती केंद्र सरकार द्वारा जो उनकी जो घोषणा की गई है, इस घोषणा के लिए सहकार भारती की बहुत बड़ी भूमिका है। इस घोषणा के आधार पर सभी राज्य सरकारों को इस विषय में आग्रह करना संभव हो पाया है। पंजाब एंड महाराष्ट्र सरकारी बैंक में हुए आर्थिक घोटाले के कारण रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगाए। सहकार भारती के प्रयासों से इस बैंक का पुनर्प्रवर्तन संभव हुआ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के पथ प्रदर्शक मानचित्र का सुझाव देने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा विशेष समिति का गठन किया गया। सहकार भारती द्वारा एक विस्तृत प्रतिवेदन इस संबंध में हमारी जो विशेषज्ञ समिति है, इसके द्वारा सौंपा गया। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं DICGC एक्ट में जो संशोधन करके जिन बैंकों पर रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, ऐसे बैंकों के जमाकर्ताओं को डिपॉजिटर्स पर जो प्रतिबंध लगने के उपरांत 90 दिन में 5 लाख रुपए की राशि भुगतान करने केंद्र सरकार की घोषणा हुई। यह घोषणा संसद के जो है वर्षाकालीन अधिवेशन के दौरान हुई और कानून संशोधन विधेयक जो है वो पारित हुआ। सहकार भारती के प्रयासों से केंद्र सरकार ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय के गठन करने की घोषणा की और स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय गठित हो गया। इस मंत्रालय के गठन के लिए भी जो सहकार भारती ने एडवोकेसी की, जो सहकार भारती ने परामर्श रखे, इसको केंद्र सरकार ने मान्य किया। यह भी एक बहुत बड़ा हमारे सहकार भारती की ओर से जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हमारे स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं या हमारी महिला उद्यमी बहनें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ऋण प्राप्त कर कुछ छोटे छोटे उद्यम करती हैं, इनके लिए इनको मार्केट उपलब्ध कराने के लिए, इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन के लिए सिंपली देसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सहकार भारती के माध्यम से कार्यकर्ताओं की दक्षता वृद्धि, महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना, विभिन्न प्रकार के अभ्यास वर्ग, प्रशिक्षण, इनके माध्यम से अनुसंधान और एडवोकेसी, इन सब के माध्यम से सहकार भारती ने अपनी सहकारिता जगत में एक मार्गदर्शी भूमिका निभाई है और निभा रही है। तो इस प्रकार से सहकार भारती का कार्य है जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।